हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। बच्चों, हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के डिस्कशंस को। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे वाइटल साइंस के बारे में। आज इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट वाइटल साइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है ब्लड प्रेशर। चलो, ब्लड प्रेशर क्या है देखते हैं। ब्लड प्रेशर देखने से पहले कुछ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए हमें? सर्कुलेशन के बारे में पता होना है। तो जब भी हम सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट टू थिंग्स। एक पहला जो है वो है हमारा हार्ट, और दूसरा जो है ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स। सो हार्ट में क्या होता है? वी नो हार्ट में कितना चेंबर्स है? हार्ट में चेंबर्स 4 चेंबर्स है। सो वी हैव 2 साइड्स। वन इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, अदर वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट में जो भी चेंबर्स है वो कौन कौन सी है? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड लेफ्ट में जो भी चेंबर्स है वो है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वाल्व होता है। उसमें क्या होता है? एक ही यूनी डायरेक्शन फ्लो हो सकता है। सिर्फ राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा सकता है, उल्टा नहीं होगा। तो ये हो गया हार्ट के बारे में। तो क्या होता है ये जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता है। लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो क्या होता है? ये जो सारा हमारा बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि हर बार तो क्या होता रहता है, अगर कुछ काम करने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एटीपी से। एटीपी प्रोड्यूस होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो जो भी सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है उस चीज़ को यूज़ करके एटीपीज बनते हैं। एटीपीज के वजह से हमें एनर्जी मिलता है, उसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसमें से जब काम करते हैं तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जो अभी क्या है, जस्ट पूरा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने क्या बोला था? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो फ्रॉम ऑल द बॉडी ऑर्गन्स ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है। कैसे आता है? फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम पे आता है। राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा? ये अभी लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अभी जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो सारा ब्लड है वो बाहर पुश होता है। कहाँ पे जाता है? बाई पल्मनरी आर्टरी। यहाँ पे एक आर्टरी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मनरी आर्टरी। ये पल्मनरी आर्टरी से इस जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पे जाएगा? अभी लंग्स पे। ये ब्लड जो है वो कहाँ पे आएगा? लंग्स पे आएगा। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो लंग्स में जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो क्या करते हैं? ये हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो ब्लड आया हुआ है पल्मनरी आर्टरी से, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स पे चला जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड पे आ जाएगा। तो अब क्या हो गया? ये एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन लेवल इस ब्लड पे ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी क्या करेगा? ये ऐसे लंग से थ्रू द पल्मनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम पे आएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या है? आयोटा है, एक बड़ा ब्लड वेसल है। उस ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा? ये ऑर्गन्स पे फिर से चला जाएगा। ऑर्गन्स में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। सेल्स में अगेन ऑक्सीजन जो है वो कंटेंट ज़्यादा होएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसा चलता रहता है। ये है हमारा बॉडी में कैसा सर्कुलेशन हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन से। सो ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द
blood on the walls of the blood vessels, blood on the walls of the blood vessels due to contraction and relaxation of the heart. मैंने क्या बोला था, ये जो वेंट्रिकल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो उसमें क्या होता है, ऐसे स्क्वीज हो जाते हैं, ऐसे स्क्वीज जब ये वेंट्रिकल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये जो सारा ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, ब्लड वेजल्स पे। कहाँ पे, ये स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, आयोटा पे। आयोटा से कहाँ पे, ऐसे पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे ब्लड वेजल्स पे ब्लड आ जाएगा, ऐसे ब्लड वेजल्स पे ब्लड आ जाएगा। ये जो ब्लड है वो क्या करेगा, ये जो ब्लड है ये ऐसे ब्लड वॉल्स के ब्लड वॉल्स जो है उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक प्रेशर डालेगा, एक प्रेशर इस ब्लड वेसल्स के ऊपर डालेगा। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो उसमें जो ब्लड प्रेशर पड़ता है, जो ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स पे पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स होता है, जो प्रेशर वॉल्स पे, ब्लड वॉल्स पे पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोलिक प्रेशर एंड रिलैक्सेशन में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg। 80 mmHg हम कैसे इंडिकेट करेंगे, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से इंडिकेट करेंगे। तो अगर मेरे पास एक पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर है 110/80, दूसरा पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर है 110/70, सो ये अबनॉर्मल है क्या, नहीं, ये अबनॉर्मल नहीं है। जब भी हम कोई वैल्यू की बात करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, रेंज मेंशन करना है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रेंज है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 140 है तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। वही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 to 90 के बीच में है तो ये नॉर्मल प्रेशर है, ये नॉर्मल प्रेशर है। तो मैंने क्या बोला था, हम ये जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। अगर हमें किलो पास्कल में पूछा गया, ये जो मिलीमीटर का में कब किलो पास्कल में पूछा गया तो हम क्या करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करके 16/11 किलो पास्कल हो जाएगा। वही हम उसको सेंटीमीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 163/109 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये स्पेशली आपकी एग्जाम्स जो नॉर्सेट प्रीलिम्स में एक लाइनर यहाँ से पूछा जा सकता है कि मिलीमीटर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का ये जो ब्लड प्रेशर है उसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। तो उसके बाद चलो डिस्कस करते हैं पल्स प्रेशर के बारे में। पल्स प्रेशर का मतलब होता है, पल्स प्रेशर इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो यहाँ से मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। दो वैल्यूज़ दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि पल्स प्रेशर कैलकुलेट करो। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम माइनस करेंगे तो हमें पल्स प्रेशर मिल जाएगा। तो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 120, और डायस्टोलिक प्रेशर 80, तो पल्स प्रेशर कितना हो गया, 40 mmHg। सो एग्जाम में अगर दो वैल्यूज़ दिया जाएगा, उन दो वैल्यूज़ को आपको पल्स प्रेशर पूछा गया है तो बस उन दोनों को आपको माइनस करना है, उन दोनों वैल्यू को माइनस करके आपको एक जो वैल्यू मिलता है वो होगा पल्स प्रेशर। उसके बाद आता है रेशियोज। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज टू पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 80, और पल्स प्रेशर कितना है, अभी मैंने बोला था 40। सो रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ 3:2:1, 3:2:1। तो चलो अब डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर में, मीन आर्टीरियल प्रेशर। मैंने क्या बोला था, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है
प्रेशर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। जब रिलैक्स होता है एक और प्रेशर पड़ता है ब्लड वॉल्स पे, उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। सो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक साइकिल बनता है। सो इस साइकिल में जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मीन आर्टीरियल प्रेशर। सो दिस इज मीन आर्टीरियल प्रेशर इज नथिंग बट एवरेज ब्लड प्रेशर थ्रू आउट वन कंप्लीट साइकिल। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, मीन आर्टीरियल प्रेशर इक्वल टू 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। इसको कैसे याद रखना है, 2 दीदी है और एक सहेली है, तो कितने मिलके कितना हो गया, 3। सो 2 दीदी एक सहेली, दोनों को ऐड करो, उसको डिवाइड करो, 3 हो जाएगा। दिस इज हाउ यू आर गोना रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट नथिंग बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो मैंने अभी पिछले स्लाइड में क्या बताया था, दिस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, पल्स प्रेशर। तो 1/3 ऑफ पल्स pressure. So these are the 3 formulas for mean arterial blood pressure. So उसके बाद नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है, इट इज़ नथिंग बट 70 to 100 mmHg। 70 to 100 mmHg is the mean arterial blood pressure. Normal mean arterial blood pressure is 70 to 100 mmHg। तो अब तो हमने डेफिनेशंस देख लिया, कुछ और पल्स प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर, ये सब कुछ तो देख लिया। अब चलो देखते हैं कि कैसे हम इस बीपी को मेजर करते हैं। ये जो बीपी अपैरेटस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट को आप सब लोगों ने तो वार्ड में या हॉस्पिटल्स में तो देखा ही होगा। तो चलो देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं। ये जो यहाँ पे राउंड बल्ब जैसा दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बल्ब। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फ्लेशन बल्ब। इसके बाजू में एक स्क्रू जैसा है, उसको क्या बोलते हैं, एयर रिलीज वाल्व। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इन्फ्लेशन बल्ब होते हैं वो हम हाथ में पकड़ते हैं और बाजू में क्या होता है, ये रिलीज वाल्व होता है। यहाँ से एक ट्यूबिंग, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कफ। एक ट्यूबिंग कहाँ पे जाएगा, कफ पे जाएगा। अगेन कफ से एक और ट्यूबिंग जाके यहाँ पे एक डब्बा है उसमें जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी होता है। तो ये जो क्या है, ये ट्यूबिंग्स। तो ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ स्केल। इसमें क्या है, आप डिफरेंट वैल्यूज़ देख सकते हैं, 0 से 220 240 यहाँ तक, यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हैं। ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ मैनोमीटर विथ मर्क्यूरी। तो ये जो मर्क्यूरी है वो एकदम नीचे होता है। जब हम इन्फ्लेशन करेंगे, ये जो इन्फ्लेशन बल्ब से अगर हम दबाएंगे तो ये मर्क्यूरी ऊपर जाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे स्केल है। सो दिस इज द बीपी apparatus which we call it as a sphygmomanometer। तो चलो थोड़ा कफ के बारे में बात करते हैं। हम कहाँ पे मेजर करते हैं, यूजुअली हम अपर लिम्ब हमारा हाथ में बीपी को मेजर करते हैं। सो यूजुअली मोस्ट कॉमन साइट फॉर द बीपी मेजरमेंट इज अपर लिम्ब। उसके बाद कहाँ पे बांधना है, ये जो कफ होता है वो कहाँ पे बांधना है, हम कफ को यूजुअली हाथ में बांधते हैं। ये इस चीज़ को यहाँ पे यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबाइटल फोसा। इस क्यूबाइटल फोसा से 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें कफ बांधना है। 2 to 3 सेंटीमीटर हमें कफ बांधना है। अबो 2 to 3 सेंटीमीटर अबो द क्यूबाइटल फोसा। 2 to 3 सेंटीमीटर अबो द क्यूबाइटल फोसा। उसके बाद ये जो कफ है इसको हम बोलेंगे लेंथ, और इस चीज को हम बोलेंगे ब्रेड्थ। सो व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कफ? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कफ शुड बी
लेंथ शुड बी 80% ऑफ अ आर्म लेंथ, 80% ऑफ द आर्म लेंथ। अगर हम एक्रोमियन से ओलोक्रानन तक ये जो लेंथ मेजर करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा आर्म लेंथ। ये जो कफ है वो इट शुड बी द 80% लेंथ, जो लेंथ होता है वो 80% ऑफ द आर्म, 80% ऑफ द आर्म लेंथ होना चाहिए, और ब्रेड्थ जो है वो 40% ऑफ द आर्म लेंथ होना चाहिए, 40% ऑफ द आर्म लेंथ होना चाहिए। तो चलो कैसे मेजर करते हैं, अब ये देख लेते हैं कि कैसे बीपी को मेजर करना है। तो आप ओपीडी में बैठे हो तो एक पेशेंट भाग के आपके पास आएगा कि देखो हम मुझे बीपी मेजर करना है, तो आप मुझे मेरा बीपी मेजर करो। तो आपको ये नहीं है कि उनको तुरंत बिठा के उनका बीपी मेजर करना है, तो ऐसा नहीं होता है। कि क्या करना है, पहले जब भी पेशेंट आते हैं आपके पास बीपी मेजरमेंट करने के लिए, आपको क्या करना है, उनको बिठाना है, रिलैक्स करने के लिए बोलना है। कितने टाइम तक रिलैक्स करना है, 10 to 15 मिनट्स तक उनको बोलना है कि आप रिलैक्स करो, उसके बाद ही मैं आपका बीपी मेजर करूँगा। तो कौन कौन से पोजीशन में मेजर कर सकते हैं, या तो सिटिंग, या तो सुपाइन, या तो बैठ के, या तो लेटा के आप उसका बीपी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, पेशेंट आर्म मस्ट बी एट द लेवल ऑफ हार्ट, पेशेंट आर्म मस्ट बी लेवल ऑफ द हार्ट। उसका मतलब क्या होता है, जब भी मैं मेजर करती हूँ मेरा जो हाथ है इट शुड बी एट द लेवल ऑफ द हार्ट, इट शुड बी एट द लेवल ऑफ अ हार्ट। ऐसा नहीं है कि ऐसा नीचे, हाथ ऐसा नीचे है और आप मेजर कर रहे हो, बीपी कफ यहाँ है और उसका हाथ नीचे है, आप बीपी मेजर कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, द आर्म शुड बी एट द लेवल ऑफ हार्ट, जो भी कहाँ पे जिस आर्म पे आप बीपी को मेजर कर रहे हो वो शुड बी एट द लेवल ऑफ हार्ट, एट द लेवल ऑफ हार्ट। उसके बाद क्या है, जो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे कफ को बांधते हैं, कफ को बांधने के बाद क्या करते हैं, ये जो इन्फ्लेशन बल्ब होता है उसको धीरे धीरे दबाते हैं। दबाने से क्या हो जाता है, ये जो मर्क्यूरी होता है वो ऊपर चलना शुरू करता है। उसके बाद एक पॉइंट पे आप रुक जाते हैं, उसके बाद स्लोली आप क्या करेंगे, ये जो एयर रिलीज वॉल्व, मैंने जो स्क्रू टाइप्स का एयर रिलीज वॉल्व होता है उसको स्लोली रिलीज करते जाएंगे। सो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्लेशन। क्या करते रहे आप लोग, डिफ्लेशन कर रहे हैं। तो कितना रेट ऑफ डिफ्लेशन कितना होना चाहिए, इट शुड बी 2 mmHg पर सेकेंड, 2 mmHg पर सेकेंड। जो आप एयर रिलीज कर रहे हैं इट शुड बी एट 2 mmHg पर सेकेंड। सो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। सो क्या करेंगे आप, दो तरीके की मेजरमेंट होता है, एक तो पैल्पेटरी, या तो आप रेडियल पल्स पकड़ के बीपी को मेजर कर सकते हैं, या तो स्टेथ को यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी पे डाल के आप मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। सो अगर इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीपी इधर हाई आ जाएगा या तो कम आ जाएगा। तो कब आएगा ये फॉल्स हाई बीपी, फॉल्स हाई बीपी कब देखने को मिलेगा। सो इसका भी एक निमोनिक है, वो है BSNL, BSNL। सो BSNL का मतलब क्या होता है, बी का मतलब बिलो द हार्ट लेवल, बिलो द हार्ट लेवल। अगर हाथ बिलो द हार्ट लेवल है तो क्या हो जाएगा, हाई बीपी आ जाएगा। स्लो डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कितना होना चाहिए, 2 mmHg पर सेकेंड होना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो डिफ्लेशन कर रहे हैं तो अभी आपको हाई बीपी मिल जाएगा। उसके बाद नैरो कफ और लूज कफ, अगर कफ को सही तरीके से नहीं बांधा गया तो लूजली बांधा गया है तो तब क्या हो जाएगा, आपको हाई बीपी मिलेगा। उसके बाद कहाँ पे फॉल्स लो बीपी मिलेगा, हमें कहाँ पे फॉल्स लो बीपी मिलेगा, इसको भी एक निमोनिक है, वो है वक्त। वक्त क्या डिनोट करता है, W का मतलब होता है वाइड कफ, W का मतलब होता है वाइड कफ। A का मतलब होता है अबोव द हार्ट लेवल, अबोव द हार्ट लेवल, ऐसे अबोव द हार्ट लेवल, सॉरी हार्ट लेवल। उसके बाद Q का मतलब होता है क्विक डिफ्लेशन, क्विक डिफ्लेशन। उसके बाद अगर कफ बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो तब भी हमें क्या मिल जाएगा, ये फॉल्स लो बीपी मिल जाएगा, फॉल्स लो बीपी मिल जाएगा। तो ये हाई और लो के लिए कौन सी कैसे निमोनिक कैसे याद रखना है, उसके लिए भी एक है। हमारे इंडिया में क्या ज़्यादा है, नेटवर्क ज़्यादा है, मोबाइल ज़्यादा है, अभी तो बहुत ही मोबाइल ज़्यादा है, तो BSNL नेटवर्क ज़्यादा है हमारा पास। सो BSNL ज़्यादा है तो बीपी ज़्यादा मिलेगा। हमारे पास क्या कम है, वक्त कम है, वक्त कम है।
आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए वक्त कम है, तो वक्त हमारे पास कम है, वक्त हमारे पास कम है, तो लो बीपी के लिए वक्त है, हाई बीपी के लिए BSN है। सो ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। चलो अब कैसे मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, कैसे मेजर करते हैं? दो तरीके होते हैं, एक तो इन्वेसिव मेथड और नॉन इन्वेसिव मेथड। इन्वेसिव मतलब अगर कट करके किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं इस आर्टरी के ऊपर, आर्टरी के अंदर एक सिरिंज, एक नीडल डालूंगी, एक नीडल करूँ, तब क्या करूँगी मैं, अगर पंचर कर रही हूँ मैं इस आर्टरी को और वेन को, क्या कर रही हूँ, पंचर कर रही हूँ। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अगर कुछ भी कट कर रहे हैं हम लोग, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इन्वेसिव कटिंग। अगर स्किन कट हो रहा है या तो वेन कट हो रहा है, पंचर कर रहे हैं हम लोग, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इन्वेसिव मेथड ऑफ बीपी मेजरमेंट। सो कौन कौन सी आर्टरी यूज़ करते हैं हम लोग यूजुअली? फीमोरल आर्टरी या तो रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी या तो रेडियल आर्टरी। वी यूजुअली यूज मोस्ट कॉमनली वी यूजुअली यूज रेडियल और फीमोरल। उसमें भी रेडियल भी मोस्ट, अगर उसमें भी पूछा गया है फीमोरल और रेडियल में भी अगर आपको पिक करना है तो वी गो विद रेडियल आर्टरी। सो इससे क्या होता है? इन्वेसिव मेथड का मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस बीपी मेजरमेंट करने के लिए कंटिन्यूस बीपी मेजरमेंट करते हैं हम लोग। जो बीट टू बीट वेरिएशन होता है, एक साइकिल दूसरे साइकिल्स के जो वेरिएशन होता है, उसमें इस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने से, इस इन्वेसिव मॉनिटरिंग करने से हमें कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग मिल जाएगा। तो जब भी हमें ये कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं? ये इन्वेसिव मेथड यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई आर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं या तो कुछ जो बड़ा ऑपरेशन जैसा पैंक्रियास और कुछ बड़ा मेजर सर्जरीज कर रहे हैं, तब क्या करेंगे हम? जो इन्वेसिव ब्लड मॉनिटरिंग बीपी मेजरमेंट को यूज़ करेंगे। एक और होता है नॉन इन्वेसिव मेथड। नॉन इन्वेसिव मेथड में भी दो तरीके की है। पहला है ऑस्कल्टेटरी मेथड, पहला है पैल्पेटरी मेथड, दूसरा है ऑस्कल्टेटरी मेथड। सो पैल्पेटरी मतलब क्या बताया था मैंने? अगर हम रेडियल पल्स को पैल्पेट करके मेजर करेंगे, अगर हम इन्फ्लेशन करने के बाद रेडियल पल्स को ऐसे पकड़ेंगे, तो जब भी हम डिफ्लेट करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट पे हमें फिर से पल्स मिल जाएगा। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो पैल्पेटरी मेथड में सिर्फ हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू मिलेगा, ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें पैल्पेटरी में मिलेगा। लेकिन ऑस्कल्टेटरी का मतलब जो हम स्टेथ यूज़ करके सुनते हैं, जो हम स्टेथ यूज़ करके सुन के मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कल्टेटरी मेथड। तो इसमें दोनों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यूज हमें मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कोरोकॉफ साउंड्स का मतलब क्या होता है? कोरोकॉफ साउंड्स का मतलब ये होता है, चलो, जब हम डिफ्लेशन कर रहे होते हैं, हमें क्या होता है, पहले एक पॉइंट पे एक लाउड साउंड सुनाई देता है, एक टप करके एक साउंड सुनाई देता है। सो उस साउंड को क्या बोलेंगे हम लोग? कोरोकॉफ फर्स्ट साउंड इज नथिंग बट अपीयरेंस ऑफ अ लाउड टैपिंग साउंड। ये क्या इंडिकेट करता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके स्लोली ये जो साउंड आता है उसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, ये नहीं सुनाई देगा हमें। सो वो कौन सा है? कोरोकॉफ फिफ्थ साउंड। सो कोरोकॉफ फिफ्थ साउंड में क्या होता है? डिसअपियर होता है, ये साउंड जो है वो डिसअपियर होता है, साउंड लॉस हो जाता है। सो वो वैल्यू क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो कोरोकॉफ साउंड टोटल 5 होता है, उसमें फर्स्ट जो कोरोकॉफ साउंड है वो अपीयरेंस ऑफ द लाउड साउंड विच इज करस्पॉन्ड्स टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो फिफ्थ साउंड है वहाँ पे क्या होता है? डिसअपियर होता है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर का डिस्कशन। हर बार की तरह हम आज भी इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट हमें जो भी पॉइंट्स रिमेंबर करना है उसको डिस्कस करेंगे। हमारा आखिरी सेक्शन जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर अभी स्टार्ट करेंगे।
चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। क्या बोला था मैंने? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 डिवाइडेड बाई 80, 120 डिवाइडेड बाई 80। अगर नॉर्मल रेंज चाहिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज पूछा गया है तो इट इज़ 100 to 140 mmHg। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पूछा गया है तो इससे 60 to 90 mmHg, 60 to 90 mmHg। सो बीपी अपैरेटस का नाम क्या होता है? बीपी अपैरेटस का नाम होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर। सो पल्स प्रेशर का मतलब डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पल्स प्रेशर। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर मतलब क्या होता है? एवरेज ब्लड प्रेशर इन अ कंप्लीट साइकिल। एवरेज ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? मीन आर्टीरियल प्रेशर। सो उसको कैसे याद करेंगे? 2 दीदी है, एक सहेली है। So it is 2 diastolic blood pressure plus 1 systolic blood pressure divided by 3. What is the normal value? 70 to 100 mmHg is the normal mean arterial pressure. उसके बाद होता है कहाँ पे कफ को बांधना होता है? It is 2 to 3 centimeter above the cubital fossa, 2 to 3 centimeter above the cubital fossa. So false high BP कहाँ पे मिलेगा हमें? BSNL का मतलब क्या होता है? बी का मतलब बिलो द हार्ट लेवल, एस मतलब स्लो डिफ्लेशन, नैरो कफ एंड लूज कफ। इन सारे कंडीशन में हमें हाई बीपी देखने को मिलेगा। लो बीपी कहाँ पे मिलता है? वक्त पे लो बीपी मिलता है हमें। वक्त का मतलब क्या होता है? वाइड कफ, अबोव द हार्ट लेवल, क्विक डिफ्लेशन एंड टाइट कफ। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? लो बीपी हमें देखने को मिलता है। फॉल्स लो बीपी देखने को मिलता है, फॉल्स हाई, फॉल्स लो। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कोरोकॉफ साउंड। कोरोकॉफ साउंड क्या बोला था मैंने? 1 और 5। कोरोकॉफ फर्स्ट टर्म पे क्या होता है? देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ अ लाउड साउंड। क्या इंडिकेट करता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और कोरोकॉफ फिफ्थ साउंड में क्या होता है? डिसअपीयरेंस ऑफ द साउंड। सो वो क्या इंडिकेट करता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने आज कम्प्लीटली पूरा जो ब्लड प्रेशर जो है उसको डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसी के साथ हम आज का ये डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।